गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा बेटा। हम आगे का स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के इंटेंशन से आया हूँ। ठीक है, सो यू शुड हेल्प मी आउट। आप आज मेरी मदद करेंगे चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? चल, ओके। सो yesterday वी स्टार्टेड विथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, उसके अंदर अपन ने DBR डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देख ली थी, इंडिया की रैंकिंग उसमें देख ली थी। हमने ये भी देखा था इंडिया ने कौन कौन से सेक्टर में आउट परफॉर्म किया, यानी कौन कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। खास करके डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के हिसाब से इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करा था, और उसके बाद उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केस में किया था। उसके बाद कुछ और भी पैरामीटर्स थे जैसे हमने डिस्कस करे, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टार्टिंग बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक आप लोगों की रैंकिंग डिसाइड करता है आउट ऑफ 190 कंट्री, और इंडिया 77th पोजीशन पर भी बैठा है, उसी तरीके से इंटरनली भी DPIIT भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह एक रिपोर्ट बनाती है। तो वो रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने वो स्टार्ट कर दिया था DPIIT के हिसाब से। DPIIT के हिसाब से जब हमने स्टार्ट किया था, देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड, DPIIT। तो जब हमने स्टार्ट किया था उन्होंने थोड़ा सा फ्लैशबैक बताया हमें, वापस से जो वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफिकेशन किया था, वर्ल्ड बैंक में जो रैंकिंग दी थी वो बताई। तो आज हमें ओवरऑल 10 पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो अभी हमने इससे पहले ना स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस जो पढ़ा था वो वर्ल्ड बैंक के अनुसार पढ़ा था, अब अपन इंटरनली DPIIT के अनुसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। The minimum capital requirement for public and private company has been eliminated under Companies Amendment Act 2015। तो बेटा आपकी मेन एक्ट कौन सी? कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ 2015 में, और उसके अनुसार अब आपको अगर कोई कंपनी फॉर्म करनी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट एलिमिनेट कर दी है। तो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस और ज़्यादा ईजी हो गया। लेट से अगर पहले पब्लिक कंपनी की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 CR रख रहे थे, तो जब तक 1 CR नहीं आता पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लेट से रिक्वायरमेंट उन्होंने 2 लाख रुपए रखी होती, तो 2 लाख रुपए जब तक नहीं आते तब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। पर कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2015 के हिसाब से अब आपको कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं, तो ईजी कर दिया उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना। ये कल अपन ने पढ़ा है, इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल SPICE सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अंदर क्या हो गया, 5 डिफरेंट एप्लीकेशन, जिसमें से 3 तो हमें पता है बेटा, कौन सा? पैन, टैन, डिन, और साथ साथ नेम रिजर्वेशन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये 5 डॉक्यूमेंट एक साथ जाते हैं SPICE में। तो इससे और ज़्यादा आसानी हो रही है लोगों को। पहले पैन के लिए अलग, टैन के लिए अलग, टिन के लिए अलग, नेम रिजर्वेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते थे, खास करके फिजिकली जाना पड़ता था। पर यहाँ पे सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये सारे 5 डॉक्यूमेंट्स मर्ज कर देंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है SPICE के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मर्ज करवा दिए गए? पैन, टैन, टिन, नेम रिजर्वेशन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो इससे कंपनी को बिजनेस करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड एंड ई फॉर्म, एक ई फॉर्म लेकर आए, अजाइल। ये अजाइल फॉर्म भी बहुत भारी है बेटा। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या है पता है आपको? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, प्लस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। ये 3 रजिस्ट्रेशन एक साथ हो जाते हैं आपके। एक इन्होंने सिंपल फॉर्म बनाया है अजाइल नाम से, एक ई फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। यानी आप SPICE करोगे ना बेटा तो आपके 5 डॉक्यूमेंट एक साथ चले जाते हैं। उसी तरीके से ई फॉर्म अजाइल अगर आप फाइल करते हो तो GSTIN
EPFO एंड ESIC, ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है. Any applicant, if want to register for any of these bodies, can fill the e-form Agile and get registration at the time of company incorporation itself. This form enable a user to apply for GST, EPF यानी Employee Provident Fund, State Insurance, Employee State Insurance रजिस्ट्रेशन विद SPICE. तो एक फॉर्म SPICE और एक फॉर्म ई फॉर्म अजाइल, ये दो फॉर्म भर दो, आपकी 8 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है. समझे आप? बूझे? समझे? द लॉन्च ऑफ न्यू एंड सिंप्लीफाइड वेब बेस्ड सर्विस रन रिजर्व यूनिक नेम फॉर रिजर्विंग द नेम. This has removed the requirement to use digital signature certificate during name reservation. तो इन्होंने एक रन करके एक सर्विस लेकर आए हैं जिसके अंदर रिजर्व कर सकते हैं आप यूनिक नेम. कल करके बेटा जैसे मेरा नाम आदित्य शर्मा रखा है, तो मैं अगर आदित्य शर्मा प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करना चाहता हूँ, आज नहीं आगे जाके 5 साल बाद, तो मैं कंपनी का नाम अगर रिजर्व करके रखना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ. लेकिन पहले इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगता था, अब नहीं लगता है. तो सारे प्रोसेस सिंपल करते जा रहे हैं. स्क्रीन ब्लर दिख रहा है? स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा क्लियर है. आपके सेटिंग्स आपने ख़राब कर रखी होगी. फुल HD है, 1080 है. देखो ऊपर वो 3 डॉट्स है, वहाँ क्लिक करके क्वालिटी 360 पर तुमने डाल दी होगी, 240 पर डाल दी होगी. क्लियर है एकदम स्क्रीन है. लॉन्च ऑफ रन हो गया. हाँ है ना, ठीक है. तो 4 चीज़ें देखी बेटा. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट गई, SPICE, अजाइल फॉर्म, रन. तो देखो याद रहेगा, SPICE इसको स्पाइस से याद रख लो, स्पाइस अजाइल रन. इनकॉर्पोरेशन फीस रिड्यूस टू 0 फॉर द कंपनीज विद ऑथोराइज्ड कैपिटल अप टू 15 लाख. तो कोई छोटा इंसान है जिसके पास ऑथोराइज कैपिटल ही 15 लाख रुपए का है, उसको इनकॉर्पोरेशन फीस भी नहीं देनी है. बड़े वालों से इनकॉर्पोरेशन फीस लेंगे, लेकिन जिसका कैपिटल बहुत ही छोटा से इनकॉर्पोरेशन फीस भी नहीं ली जाएगी. कितनी आसानी दे रहे हैं तुमको. द रिक्वायरमेंट टू इशू फिजिकल पैन कार्ड हैज एलिमिनेटेड. आप फिजिकल पैन कार्ड वैसे भी नहीं, आप ई पैन चल जाता है आपका. एडिशनली पैन एंड टैन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच वॉज कंसिडर्ड एज सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पैन एंड टैन. ऑनलाइन कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर EPFO एंड ESIC इज प्रोवाइडेड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल. तो देखो आप लोगों को क्या करना पड़ता था, EPFO एंड ESIC के लिए ना रजिस्ट्रेशन करने जाना पड़ता था, प्रोविडेंट फंड एंड स्टेट इंश्योरेंस के लिए. लेकिन अब इन्होंने ना एक श्रम सुविधा पोर्टल यानी कि ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसको नाम दिया श्रम सुविधा. ठीक है, श्रम यानी मेहनत, सुविधा. तो एक पोर्टल बना दिया इन्होंने, वहाँ जाके आप लोगों को EPFO और ESIC का रजिस्ट्रेशन करवा लेना. बहुत सिंपल कर दिया बेटा, बहुत सिंपल. और आपने देखा था मुंबई के अंदर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, स्टॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हो तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है. एलिमिनेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर GST रजिस्ट्रेशन. पहले GST रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगते थे, वो भी नहीं मांगते. देख लो ये सारी रिक्वायरमेंट 9 रिक्वायरमेंट है. 9 रिक्वायरमेंट यानी 9 प्रोसीजर सिंपल किए हैं इन्होंने. ये रीजन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में हुआ. स्टार्टिंग अ बिजनेस, वापस से रिकैप करता हूँ. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अनुसार एलिमिनेट कर दिया गया है. SPICE के अंदर नेम रिजर्वेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, पैन टैन डेन सब मर्ज कर दिए गए हैं. ई फॉर्म अजाइल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंदर EPFO, ESIC और GSTIN एक साथ आप लोगों का फाइल हो जाता है. ठीक है, उसके बाद इन्होंने रन यानी रिजर्व यूनिक नेम, नाम रिजर्व करने की आपको एक सुविधा दी गई जिसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. इनकॉर्पोरेशन फीस आपकी वेव ऑफ कर दी जाएगी अगर आप 15 लाख रुपए तक की छोटे ऑथोराइज शेयर कैपिटल वाली कंपनी है. उसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल में जाके आप EPFO और ESIC का डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. मुंबई के अंदर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आप लोगों को फिजिकल इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता, इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है. और लास्टली बैंक डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना है तो.
हम्म। तो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना आसान क्यों हो गया, ये कारण है सब। दीज आर द रीजन वाई इट इज ईजी टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया। क्लियर। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, अपन कंस्ट्रक्शन परमिट का पढ़ के आए थे, वापस से कंस्ट्रक्शन परमिट का पढ़ लेते हैं। 1 मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लूँ। ठीक है। कंस्ट्रक्शन परमिट, एन ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली by municipal corporation in Delhi and Mumbai, integrating internal and external department, removing रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटिंग देम इंडिविजुअली। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना रहता है तो कंस्ट्रक्शन परमिट लेने जाना पड़ता था। कंस्ट्रक्शन परमिट लेने जाना है तो 17 इंटरनल और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की परमिशन लेना पड़ता था। अब इन्होंने ऑनलाइन सिंगल विंडो बना दी है, यानी एक ही जगह पे जाके आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट फिल कर देनी है। अब आपको 17 जगह विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। ये करना अंडरलाइन, यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज, यानी बेटा सेम लॉज, सेम तरह के बायलॉज बना दिए इन्होंने 2016 के अंदर दिल्ली के अंदर। डीम्ड अप्रूवल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली इफ अप्रूवल इज नॉट ग्रांटेड विद इन डेफिनेट डिफाइंड टाइमलाइन। अगर डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो सब मान लेना कि आप लोगों को अप्रूवल मिल गया है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 20 दिन लगने चाहिए थे, 21वां दिन हो गया तो समझ लेना आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल है। तो प्रेशर किस पे आ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है इस बार। नेक्स्ट है रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट ट्रैक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट। रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग में रिस्क ज़्यादा है उसको थोड़ा टाइम लगेगा इंस्पेक्शन में, और जिस बिल्डिंग में कोई रिस्क ही नहीं है, समझो सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग है उसको रिस्क ही नहीं है, तो वहाँ पे अननेसेसरी लटकाएंगे नहीं आपको। रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर फास्ट ट्रैक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। अगर मान लो छोटी सी बिल्डिंग है, फास्ट ट्रैक में आप लोगों का फटाफट कवर करवा देंगे, फास्ट ट्रैक में आपका फटाफट अप्रूवल दिलवा देंगे। इंस्पेक्शन एंड ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट। रिक्वायरमेंट फॉर सबमिटिंग नोटराइज सर्टिफिकेट और एफिडेविट, देखना, रिक्वायरमेंट फॉर सबमिटिंग नोटराइज सर्टिफिकेट और एफिडेविट फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हैज बीन रिप्लेस्ड विद ई अंडरटेकिंग इन दिल्ली। तो पहले आपको नोटराइज सर्टिफिकेट और एफिडेविट देने पड़ते थे, अब ई अंडरटेकिंग यानी सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना है आपको। पहले आप नोटरी के पास जाके प्रूव करवाते थे, अभी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। मल्टीपल इंस्पेक्शन एट कंप्लीशन स्टेज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन इन दिल्ली। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कम नहीं करें, पर 50 बार इंस्पेक्शन होने की जगह एक ही बार कंप्लीशन पे करवा दिया जाएगा। रोड कटिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड सीवर कनेक्शन हैज बीन सिंप्लीफाइड। तो रोड कटिंग इतना होना चाहिए, वाटर रेस्टोरेशन, रिजर्वेशन, सीवर वगैरह सब प्रोसीजर सिंप्लीफाई करती हैं। मैं वापस से एक बार करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्यों आसान हो गया है, क्योंकि एक ऑनलाइन सिंगल विंडो बना दी गई है, सेम लॉ सबके लिए रख दिए गए हैं। अगर आपको टाइम पे अप्रूवल नहीं मिल जाता है, बिल्डर है उनको टाइम पे अप्रूवल नहीं मिल जाता, तो डीम्ड अप्रूवल का सिस्टम आ गया है। रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग हो गया, तो हाई रिस्क बिल्डिंग को समय लगेगा, पर जो बिल्डिंग में रिस्क नहीं है उसको फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद पहले आपको नोटरी के सर्टिफिकेट और एफिडेविट देने पड़ते थे, अब ई अंडरटेकिंग करनी पड़ती है, खुद ब खुद डिक्लेरेशन दे दो।
मल्टीपल इंस्पेक्शन होते थे, उसकी जगह सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन हो गया, और रोड कटिंग, रेस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड सीवर को लेकर प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिया। वेरी सिंपल। देखो यहाँ तक सब समझा क्या? चला, फिर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखो क्या आसानी बताई उन्होंने। प्रोसीजर फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट इन दिल्ली हैज़ बीन एलिमिनेटेड। तो पहले कुछ प्रोसीजर होते होंगे बेटा, अपने कोई प्रोसीजर तो पता नहीं है। प्रोसीजर फॉर इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन हटा दिए गए हैं। दिल्ली सर्विस लाइन चार्जेस हैज़ बीन कैप्ड। इन दिल्ली सर्विस लाइन चार्जेस हैज़ बीन कैप्ड टू 25,000 इन इलेक्ट्रिफाइड एरिया फॉर लो टेंशन लोड अप टू 150 किलोवाट। तो कुछ होगा ये भी टेक्निकल पार्ट। 150 किलोवाट तक का अगर आपका लोड है तो आपको सर्विस चार्ज मैक्सिमम 25,000 लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। टाइम टेकन बाय द यूटिलिटी टू कैरी आउट एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन दिल्ली। तो इंटरनल कुछ करा उन्होंने, एक्सटर्नल किया और कैपिंग लगा दिया। अब ये टेक्निकल पार्ट है तो मुझको भी नहीं समझना। गेटिंग क्रेडिट, तो अभी देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने कंस्ट्रक्शन का पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस 2 पढ़ा। तीसरा गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। चौथा गेटिंग क्रेडिट। गेटिंग क्रेडिट में वही बोला, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिक्विडेशन के टाइम प्रेफरेंस दी जाएगी पैसे मिलने के लिए। 4 देख लो बेटा, 4 पॉइंट समझ में आया क्या तुम्हें? अपने को टोटल कितने पॉइंट कवर करने? 10। पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, ये 7 8। 8 के अंदर देखो बहुत सारा पार्ट है। 7 8 कंप्लीट हो जाएगा। ये 9 10 है शायद, जितने दिए उतने तो कवर करें। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। देखो आप मेरी बात समझो, इसके अंदर ना सिंपल सी चीज़ है। हर चीज़ में अपन ये नहीं बोल सकते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये कोई नॉर्मल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अब ये 2 लाइन पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है। ये आधे से ज़्यादा चीज़ें तो नॉलेज के लिए चल रही है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इसमें नॉलेज के लिए चल रही है। प्लस आपकी इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चंस दिए भी नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा एग्ज़ाम्स भी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, हमारे पास कोई पास ट्रेंड है नहीं। कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहे हैं, जितना है सिलेबस में उतना सब पढ़ रहे हैं। अपने जजमेंट के बेसिस पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इस पर क्वेश्चन नहीं बन सकता। पर हाँ, ये माइंड में लेकर बैठोगे किसी में यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है, तो वो नहीं हो सकता। जब तक कम से कम 6 से 7 एग्जाम और नहीं हो जाती, तब तक एक कॉन्क्रीट पैटर्न बताना बहुत मुश्किल है कि यार एग्जाम किस पैटर्न में हो रही है। हाईलाइटेड तो इम्पोर्टेंट है ही, हाईलाइटेड तो इम्पोर्टेंट है ही, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, वो मेरा जजमेंट है। फिर भी उसके अलावा भी और कुछ भी आ सकता है उसके अंदर, हो सकता है मेरा जजमेंट भी गलत हो, जो मैं बता रहा हूँ कि वो शायद इंपॉर्टेंट ना हो इंस्टीट्यूट की नज़रों में। ओके, नेक्स्ट पेइंग टैक्सेस। सबसे बड़ी बात बताओ, पेइंग टैक्सेस में सबसे बड़ी आसानी क्या हुई? सारे टैक्सेस 17 टैक्सेस चले गए, उसकी जगह जीएसटी लिया है। 17 इनडायरेक्ट स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी। तो 17 स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स उड़ गए, उसकी जगह आ गया जीएसटी। The previous sales tax, including central sales tax, VAT and state VAT and the service tax, has been merged into GST. Unification of these taxes will reduce the cascading effect
of taxes and make the tax input credit to a higher percentage. कैस्केडिंग यानी कि डबल टैक्स ऑन टैक्स. कैस्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स. तो कई बार क्या हो जाता था, इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा था बेटा, टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था. ठीक है, कंपाउंडिंग हो रही थी, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट. तो जब से जीएसटी आ गया ना, एक सिंगल टैक्स है ये, इसका कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है. समझ में आ रहा है, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, कोई टैक्स पे टैक्स नहीं है. जितना तुमने जीएसटी भरा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जितना तुमको भरना है उसमें से वो माइनस कर देना. समझो 100 रुपये का जीएसटी तुम्हें पे करना है और तुम 50 रुपये का ऑलरेडी भर चुके हो, तो तुम्हें बैलेंस 50 ही भरना है. अब ये पूरा सब्जेक्ट है आप लोगों को आगे जाके, तो मैं यहाँ पर चाहकर भी 2 मिनट में नहीं बता सकता, पर ऐसा समझो यूनिफाइड है. 17 टैक्सेस हट गए, उसकी जगह एक सिंगल टैक्स आ चुका है. Corporate company has been reduced from, say, corporate income tax has been reduced from 30 to 25% for a turnover up to 250 करोड़. तो 250 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो कॉर्पोरेट टैक्स भी इन्होंने कम कर दिया है. देखिए आप लोगों के लिए कितनी आसानी कर रहे हैं. कॉर्पोरेट टैक्स कितना कर दिया गया, 30% से 25% पे लिया है. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर द पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन इंट्रोड्यूस एनेबलिंग ईजियर रिटर्न पेमेंट. तो आपको प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, इन सब का जब पेमेंट करना पड़ता था, ग्रेचुटी का पेमेंट करना था इलेक्ट्रॉनिक कर, तो ये भी तो एक तरह का टैक्स ही है ना इलेक्ट्रॉनिकली. प्रोविडेंट फंड तो मैंडेटरी कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिकली ही भरना है. और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा डेटा में याद करने के लिए नहीं बोलता, ये वाला याद करना है. एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन ईपीएफ scheme 1952 has been reduced in the March from 0.85 to 0.65 on monthly pay. The employees deposit link EDLI charges, the employees deposit link insurance administrative charges 0.01% has been removed. तो ये आपको चार्जेस लगते थे एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये भी चार्जेस हटा दिए गए. तो यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड पे मंथली बेसिस पर 0.85% आपको चार्जेस लगते थे, वो घटा के 0.65 कर दिए. और EDLI चार्जेस लगते थे 0.01%, वो एलिमिनेट कर दिया. तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ. 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, हटा के कर दिया गया एक सिंगल टैक्स जीएसटी, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है. 250 करोड़ तक की कंपनी है तो आपको 30% की जगह 25% के रेट से आपको टैक्स भरना है. आपको जितने भी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना है, जिसमें से पीएफ के लिए तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है. और उसके अलावा जो भी कमीशन लगता था बेटा आप लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगता था EDLI पर 0.01%, वो तो एलिमिनेट कर दिया. बाकी प्रोविडेंट फंड पे 0.85 से घटाकर 0.65 कर दिया. दिस इज द थिंग. तो 5 चीज़ें हमने कौन कौन सी देखी, कंस्ट्रक्शन परमिट, स्टार्टिंग बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस और एक्सेस टू क्रेडिट. 5 चीज़ें देखी. तो जो 10 पैरामीटर्स रहते हैं जिसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करने पर हमारी रैंकिंग 100 में से 77 पे आई आउट ऑफ 190 कंट्री. 2017 में बेटा जब हम 100 पायदान पे थे, 2018 में 77 पर पहुंच गए. तो क्या था उसके पीछे, 10 प्रमुख कारण थे, जिसमें से 5 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट. क्या क्या होगा, उन्होंने लाइसेंसिंग सिंपल कर दिया होगा, ई फाइलिंग कर दिया होगा, फिर ई सीलिंग कर दिया होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक यानी कि तुम्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं, तुम टैक्स भरो, तुम्हारा टैक्स लौटा देंगे वापस. इसके अलावा एक बहुत भारी प्रोसीजर किया है इन्होंने. सोचो जब यूएसए से या चाइना से प्रोडक्ट हमारे पास शिप वेसल में आता है, यहाँ पर आने के बाद उसको कितनी कस्टम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती होगी, फिर कंटेनर मेरे पास आता होगा. तो कंटेनर मेरे पास पहले इंडिया में पहुंचे, उसके बाद फॉर्मेलिटी स्टार्ट करो, तो उसमें और 10-15 दिन लग सकते हैं. तो इन्होंने ना एक बहुत भारी सिस्टम निकाला. वो भारी सिस्टम में इन्होंने क्या किया है कि आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो आप वेसल आने के पहले. वेसल आने के पहले 5-10 दिन है ना उसको आने में, आप पहले ही फाइल करके जब वो आ रहा है उस दौरान आप यहाँ पे प्रोसीजर अपने कंप्लीट करवा लो. तो वो जब यहाँ पर आ जाएगा आप उसको इंस्टेंट छुड़ा के ले जा सकते हो. मतलब उसके आने से पहले ही उसके सारे प्रोसीजर्स क्लियर कर लेना. और फिर इन्होंने क्या किया, अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाई.
इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाई, नवा शेवा पोर्ट, मुंड्रा पोर्ट, इन सब की कैपेसिटी बढ़ाई। पढ़ते हैं। Time and the cost to export and import has been reduced through various initiatives, including implementation of electronic sealing of container। मैंने आपको बताया समय भी बचता है और पैसे भी बचते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के थ्रू। Upgradation of port infrastructure and allowing e-submission of supporting document with digital signature। ये बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम करने का। Enhancement of risk-based inspection for both import and export, whereby only 5% of the goods are physically inspected। तो जो रिस्की सामान है ना, जो नया नया इम्पोर्टर है ना, उसी का सामान चेक किया जाता है, नया नया एक्सपोर्टर है उसी का किया जाता है, सबका इंस्पेक्ट नहीं होता। पहले सोचो सबका इंस्पेक्शन होने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता होगा। आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी 6-6 दिन बाद आपका कंटेनर का इंस्पेक्शन स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ 5% कंटेनर जिनका इंस्पेक्शन होगा, बाकी इंस्पेक्शन भी नहीं होगा। एडवांस एडवांस बीई बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर देना, अलाउज द इम्पोर्टर टू स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ कस्टम क्लियरेंस बिफोर द अराइवल ऑफ गुड। ये 4 पॉइंट समझ में है क्या? 3 पॉइंट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग अलाउ कर दिया, दूसरा सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन यानी कि जिसमें से 5% ही अभी अपन गुड्स फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिकली सील कर दो और भेज दो। Equipment of Nhava Sheva port in Mumbai has been upgraded by adding 15 new rubber tire gantry cranes। यानी कि ये पोर्ट को डेवलप किया, याद मत रखो कौन से पोर्ट को डेवलप किया, इतना याद रखो नवा शेवा पोर्ट को डेवलप किया। साथ ही साथ बेटा इन्होंने अदानी का जो मुंड्रा टर्मिनल है उसको भी अपग्रेड किया, जिसके चलते हुए इनकी कैपेसिटी 24 लाख TEUs यानी कंटेनर्स, 24 लाख कंटेनर एक साल में रोटेट हो सकते हैं। यानी मैं आपको अंदाजा दिलाता हूँ, यानी ऑन एन एवरेज दिन के वहां पे 6700 कंटेनर बैठ सकते हैं, इतना बड़ा पोर्ट रखा है उन्होंने। ठीक है। और फिर मैंने आपको एक और बहुत अच्छी चीज बताई थी, ई संचित। ई संचित फॉर्म में क्या होता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो। ई संचित इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, नाम है बेटा, अंडर स्विफ्ट सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो स्विफ्ट के अंदर सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड के अंदर एक फॉर्म होता है ई संचित, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करो, आपको मूवी देखने की जरूरत नहीं कस्टम ऑफिसर की। देखो एक बार ये सारे पॉइंट देख लो। एक मिनट बेटा,
आगे। Enforcing contract पढ़ी। National Judicial Data Grid has been introduced which make it possible to generate case measure report on local court. The Commercial Court Act 2015 has been amended to reduce the pecuniary jurisdiction of commercial court from INR 1 crore to INR 3 lakh to establish commercial court at district level. It helps in speedy disposal of commercial dispute and reduce pendency. तो क्या था भैया, पहले ना एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, लोग बिजनेस करने में डरते थे, ठीक है, लोग बिजनेस करने में डरते थे, तो उनको कहा गया कि आप ना फॉर्मली लीगल वे में जाओ। तो बोलते हैं लीगल वे में क्या जाना, कौन कोर्ट पे जाए, कौन चक्कर पे चक्कर, कौन तारीख पे लगा हुआ रहे, ठीक है। और ऊपर से ज्यूरिस्डिक्शन भी तभी मिलता था, आप वो पर्टिकुलर लेवल में तभी आते थे जब आपका 1 CR के ऊपर का केस रहता था। तो काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे बिजनेस को तो वह या पेंडेंसी यानी कि उनके केस ऐसे ही पड़े रहते थे, उनके केस तो सॉल्व ही नहीं होते थे। तो अब क्या कर दिया गया, ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ाने के लिए इन्होंने अमाउंट छोटा कर दिया है 3 लाख रुपए। यानी एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई भी अगर कमर्शियल लेवल पे ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट की, बिजनेस के अंदर माल प्रैक्टिस करता है, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाता है, पार्टनरशिप के अंदर इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा दिया जाएगा। छोटे छोटे केसेस को भी एंटरटेन किया जाएगा। पढ़ते हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हैज बीन इंट्रोड्यूस विच मेक इट पॉसिबल टू जनरेट केस मेजरमेंट रिपोर्ट ऑन लोकल कोर्ट। तो क्या लेकर आए, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये आपको लॉ में ज्यादा समझाएंगे। द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 हैज बीन अमेंडेड। कमर्शियल कोर्ट एक्ट अमेंड किया गया है, जहां पे ज्यूरिस्डिक्शन 1 करोड़ से स्टार्ट होता था वो 3 लाख से स्टार्ट कर दिया गया है, ताकि आपके केसेस में कोई डिस्प्यूट और पेंडेंसी ना रह जाए। इतना पढ़ के देखो समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, देन कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। अभी आपको लॉ का टीचर ज़्यादा अच्छे समझा पाएंगे, मैं इतना लॉ में हाथ अपना तेज नहीं है। बढ़े आगे। देन नाउ रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, बहुत बढ़िया चीज़ है। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज़ बीन अडॉप्टेड that introduced a reorganization procedure for corporate debtor and facilitate continuation of debtor's business during the insolvency proceeding। तो बेटा IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये लग जाता है, जिसके तहत आपका बिजनेस पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना बेटा, Insolvency and Bankruptcy Code 2016 has been adopted that introduced a reorganization procedure for corporate debtors and facilitates continuance of debtors business during insolvency proceeding। तो भैया आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, आपके ऊपर IBC लग गई है, जब तक प्रोसीडिंग चलेगी तब तक आपका बिजनेस किस मायने में और किस तरीके से चलना चाहिए ये बताएगा। Professional institution has been established for effective handling of restructuring and insolvency proceeding। रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी को सुधारने की कोशिश करना। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस इज डन अंडर IBC एंड लिक्विडेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि क्या बोला जाता है कि यहाँ पे आपको टाइम बाउंड प्रॉपर टाइम में सारी चीज़ें करके दी जाती है, ऐसा नहीं कि लंबा कहानी चल रही है। Section 42 of IBC 2016 has been amended to provide that the creditor has right to object the decision of the liquidator accepting or rejecting claim against the debtor brought by the creditor itself and by any other creditor। तो क्या होता था, समझो
एक बंदा है जिसकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको किसी और को पैसा देना था जिसको अपन बोलेंगे क्रेडिटर। तो अभी क्या होता था, लेट्स से दिस इज दैट पर्सन जिसकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, और ये है क्रेडिटर जिसका पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर, ठीक है। अब इसके असेट्स बेच कौन रहा है, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर यानी कि जो फाइनल प्रोसीडिंग करेगा। अब लिक्विडेटर बोल रहा है कि भैया ये एसेट जो है ना, लेट्स से ये प्लांट, इसके 500 रुपये ही मिलेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट कर सकता है, नहीं इसके 5000 मिलने चाहिए, 5000 में बेचो, जब तक 5000 में नहीं बिकेगा मैं नहीं लेने वाला। पहले क्या होता था, ये जितने में बेचेगा इससे वो एक्सेप्ट कर लेना पड़ता था, पर अब ये ऑब्जेक्ट कर सकता है, नहीं भैया मेरा पैसा अटका हुआ है, तू कौन होता है इसको 500 रुपये का बोलने वाला, 5000 में बिकवा इसको, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली रीजनेबल होना चाहिए उसका भी कहना, यानी कि अगर ये गुड्स है ही 500 का तो ये 5000 नहीं मांग सकता है। हाँ, ये गुड 600 का है, 700 का है, 800 का है, तो बोल सकते हैं कि अरे भैया ज़्यादा रेट में दे, मेरा पैसा बहुत अटका हुआ है। तो सेक्शन 42 ऑफ IBC याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। देख लो हमने कौन कौन से 8 चीज़ें देखी, एक बार यहाँ पर अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखा था कंस्ट्रक्शन परमिट, स्टार्टिंग बिजनेस, देन एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर अपन ने 5, देन 5 हो गया। पेइंग टैक्सेस छठा, पेइंग टैक्सेस में आपको बताया था मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन। पेइंग टैक्सेस, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जिसमें रेंज ले आए थे 1 करोड़ से 3 लाख की, एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 8 चीज़ें अपन ने देख ली। इसीलिए ये सारी देखो ना, सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो रही है, इसलिए इंडिया का रैंक इंप्रूव हो रहा है। 8 ही पॉइंट दिए, बचे हुए 2 पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किए नहीं है। तो देखो एक डाउट था हमारे मन में कि सर ये 10 पॉइंट कैसे याद होंगे, 10 में से देखो 8 पॉइंट तो अपने को याद हो भी गए। सबसे पहला स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, कंस्ट्रक्शन परमिट देख लिया, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, गेटिंग क्रेडिट, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। हमने ये 2 पॉइंट नहीं देखे, कौन कौन से, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये इन्वेस्टर। ये चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। Next, implementation of business reform by state and union territories. The department spearheaded, यानी कि सर तीखे तौर पे एकदम तेजी से, a dynamic reform exercise that commenced in 2014 to rank all the state and union territory in the country based on the implementation of designated reform parameter. बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 2014 से सक्रिय हो चुके हैं। You can ignore this information. You can ignore this. The aim of this exercise is to create a conducive business environment by streamlining regulatory structures and creating an investor-friendly business climate by cutting down red tape. Red tape का मतलब होता है unnecessary procedure. कुछ भी नहीं बोल रहे अब तक, सिंपल चीज बोल रहे कि हम रिफॉर्म्स लाए हैं। रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस लाए। चेंज क्या बोल रहे हैं, हम रैंकिंग देंगे और सारे अननेसेसरी प्रोसीजर हटाने की बात कर रहे हैं। अब तक कुछ किया नहीं है, कॉन्क्रीट बात करी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। DPIIT also developed an online portal which can be accessed at eodb.dpiit.gov.in, wherein all reforms implemented are accessible by public viewing. The portal also gives dynamic ranking which update as and when any reform point are recognized and approved. तो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी जहां भी रिफॉर्म्स होंगे वो रिफॉर्म्स के बेसिस पर उनका रैंकिंग चेंज होगा। तो आप समझ रहे हो जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज
कॉम्पीट कर रही है वो आपस में अपना रैंकिंग देख सकती है। तो कल करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लगता है कि भैया हमारा रैंक पिछड़ रहा है और हमें आगे जाना है, राजस्थान MP वगैरह से, आंध्र से आगे जाना है, तो फिर वो रिफॉर्म्स लाएंगे और जैसे ही वो रिफॉर्म्स लाएंगे अपडेट होगा। तो बेटा कॉम्पिटिशन में फ़ायदा होने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। In 2017, the reform exercise was updated to 372 action point with addition introduction such as central inspection system, trade license, registration under legal metrology and registration of partnership and society। तो एक इन्होंने ये काम किया था 2017 में, इन्होंने बस एक हाईलाइट बताई है। इन 2017 रिफॉर्म एक्सरसाइज वाज अपडेटेड टू 372 एक्शन पॉइंट्स with additions introduced such as central inspection system लेकर आए, ट्रेड लाइसेंस लेकर आए, रजिस्ट्रेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड सोसाइटी। 372 पॉइंट्स का इनका एक प्लानर था जिसके अंदर ये इन्होंने बिजनेस आसान करना, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे थे। सो कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है, अब बाकी इंस्टीट्यूट है आपकी, कुछ भी पूछ सकती है। तो मैं इतना कह लूँगा कि अगर कुछ याद रखना ही है रिफॉर्म्स में तो 2017 में 372 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, इनिशिएटिव टेकन बाय DPIIT फॉर द रिफॉर्म प्रोसेस। तो अभी देखो ऊपर क्या बोला, कुछ रिफॉर्म्स लाए। अब रिफॉर्म्स कौन से हैं वो यहाँ पर देख लो। A nationwide workshop was held on 29 July 2017 to discuss the relevance and importance of implementing reform। अंडरलाइन करना, 29 जुलाई 2017 को एक नेशन वाइड ऑल अक्रॉस इंडिया वर्कशॉप रखा गया जहां बताया गया कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है। The all-day conference witnessed an active involvement of almost 100 participants from 26 states and union territory। The workshop witnessed sharing the best practice by states and union territory। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, DPIIT ने एक वर्कशॉप रखा, पूरे दिन भर का वर्कशॉप था और वो वर्कशॉप के अंदर ना 29 जुलाई 2017 को जो हुआ वहाँ पे मोर देन 100, ऑलमोस्ट 100 बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से। द यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द लीडिंग स्टेट वेयर द लीडिंग स्टेट्स वर पार्टनर विद द laggard state union territory। West Bengal merit a special mention for its effort for conducting a 3-day workshop for Nagaland। सर यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड मतलब क्या, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे ले जाने की एक सिंबलिज्म तौर पे इन्होंने दिखाया कि सर समझो मेरा स्टेट बहुत आगे है और कोई स्टेट पीछे है तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, ये यूनिक हैंड होल्डिंग टेक्निक बोला जाता है इसको, यूनिक हैंड होल्डिंग, उसका हाथ पकड़ के दिखाना कि भैया तेरा स्टेट पीछे भी है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। तो इसमें खास करके ना वेस्ट बंगाल की तारीफ करी गई क्योंकि उसने नागालैंड के लिए एक वर्कशॉप किया था। अब कैसी है, कैसी इन्फॉर्मेशन और क्यों है मुझे नहीं पता, पर है भाई। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको आपकी इंस्टीट्यूट से एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इम्पॉसिबल है। तो मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ। 29 जुलाई 2017 को एक नेशन वाइड वर्कशॉप हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। इसके अंदर एक खास चीज़ हमने देखने को मिली, यूनिक हैंड होल्डिंग मेथड, जिसके अंदर लेगार्ड यानी कि पिछड़े हुए राज्यों को लीडिंग राज्य आगे उनके साथ ले जाते थे। खास करके मेरिट मिला वेस्ट बंगाल को नागालैंड के लिए 3 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। प्रायोरिटी रिफॉर्म वॉज आइडेंटिफाइड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड अदर विथ लो इम्प्लीमेंटेशन को। सीधी बात है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पिछड़े हुए हैं कंपैरेटिवली, तो उनके लिए प्रायोरिटी करी गई कि इनको सबसे पहले रिफॉर्म्स में लेकर आए। 8 workshops were conducted along with the World Bank to address the queries posed by state and union territory in Tripura, Punjab, Haryana, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Island, Goa and Karnataka। ये याद मत रखो। टू हैंड होल्ड ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉज एमर्ज। तो कितना डिटेल में बता रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा। द असेसमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 1718 was released jointly by DPIIT and World Bank on 10th July 2018। अब ये पूछा जा सकता है, एक डेट आई है, बाकी तो मुझे कुछ खास लगा नहीं इसके अंदर। आई कैन से दिस इज इट, यही है आपके सिलेबस में। हाँ, सबका साथ सबका विकास इस स्लोगन, यहाँ पर इन्होंने जेस्चर दिखाया, यानी कि
फिजिकली एक्शन दिखाए एक दूसरे का हाथ पकड़ के। सबका साथ सबका विकास तो मीनिंग हो गई उसकी एक तरह से। तो क्या खास है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। एक नेशन वाइड कॉन्फ्रेंस रखा गया 29 जुलाई 2017 को, ठीक है, जिसके अंदर एक यूनिक हैंड होल्डिंग टेक्निक इन्होंने दिखाई। खास मेरिट मिला वेस्ट बंगाल को नागालैंड के लिए कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए रिफॉर्म आना चाहिए, ये सजेशन भी था। और असेसमेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017-18 वाज रिलीज जॉइंटली बाय डीपीआईटी एंड वर्ल्ड बैंक ऑन 10 जुलाई 2018। तो 10 जुलाई 2018 को वर्ल्ड बैंक और डीपीआईटी ने असेसमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर बिजनेस रिफॉर्म, यानी कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का असेसमेंट किया जाएगा, ये जॉइंटली एक्सेप्ट किया वर्ल्ड बैंक और डीपीआईटी ने। तो आप बोलेंगे वर्ल्ड बैंक और डीपीआईटी क्यों? वर्ल्ड बैंक और डीपीआईटी तो है असेसमेंट करते हैं बेसिकली कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना और होना बाकी है। हाँ जी बेटा, अब देखो 12 मिनट रह गए, चाहे तो अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट रह गया। क्या बोलते हैं आप? मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सा पार्ट रह गया। लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर, वाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम, ठीक है। लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर, फिर मैं 3 दिन में ये भी आपका चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। लेट्स कंप्लीट दिस। एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो एटलीस्ट आपका बर्डन रिलीज होगा। सम इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ 17-18। तो भैया ये जो हुआ कॉन्फ्रेंस, अब उसके बाद अचीवमेंट क्या है, ये वाला पॉइंट आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। 19 स्टेट हैव डेजिग्नेटेड एन इंफॉर्मेशन विजार्ड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑल अप्रूवल्स, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, टाइमलाइन एंड प्रोसीजर टू एस्टैब्लिश बिजनेस इंडस्ट्रियल यूनिट। बेटा ये हुआ क्या, ये पूरा कॉन्फ्रेंस वगैरह रखने के बाद ना, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अटेंड किया, उसमें से 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने इंफॉर्मेशन विजार्ड बना दिया, यानी कि सर एक पोर्टल बना दिया, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम टीचर्स भी यही करते हैं, हम भी एक हमारा पोर्टल बना के रखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो उसी तरीके से ये जो एक्सरसाइज करी गई, कौन सी वाली बेटा, ये डीपीआईटी ने जो रखी थी 17-18 के अंदर, उसके अंदर ये खास अचीवमेंट हुआ। 19 स्टेट्स हैव designated 19 स्टेट हैव डिजाइंड एन इंफॉर्मेशन विजार्ड, यानी कि एक उन्होंने ऐसा रखा है कि यहाँ पर आप अपनी क्वेरी डालो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 21 स्टेट यूनियन टेरिटरी हैव डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड सिंगल विंडो सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 स्टेट्स ने इंफॉर्मेशन विजार्ड बना दिया, 21 स्टेट्स ने सिंगल विंडो सिस्टम पे चले गए। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब क्या है कि भैया एक ही जगह पे सारे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एसपीएसई, अजाइल वगैरह का। 16 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट हैव स्टिपुलेटेड कंस्ट्रक्शन परमिट टू बी प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, ये अंडरलाइन कर लो पहले। तो उस जितने भी आए थे ना, उसमें से 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन विजार्ड बना दिया। 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने ऑनलाइन सिंगल विंडो एप्लीकेशन बना दिया।
16 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने बोला कि कंस्ट्रक्शन में हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम 45 दिन का अप्रूवल टाइम लिमिट रख देते हैं मैक्सिमम। 16 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव स्टिपुलेटेड कंस्ट्रक्शन परमिट टू बी प्रोवाइडेड विद इन 45 days, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल 30 days, प्लिंथ लेवल इंस्पेक्शन 7 days, फाइनल ऑक्यूपेंसी 8 days. Telangana, Assam, Tamil Nadu have mandated even shorter timeline 29, 30 and 37 days respectively. Tamil Nadu has claimed to have done away with all process of issuance of completion certificate. तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तेलंगाना, असम और तमिलनाडु ने और छोटा टाइम रखा, 45 दिन भी नहीं, 29, 30 एंड 37 डेज रिस्पेक्टिवली, याद रखना पड़ेगा। 21 states and union territory have implemented GIS system to provide details about land earmarked for industrial use across the state. तो कुछ GIS system लेकर आए हैं ये 21 state. 23 states and union territory have reduced the number of document requiring obtaining electricity connection to only 2. यानी 23 states ऐसे उसके अंदर जिन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो 2 ही डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना है। 18 states and union territories have brought all compliance inspection conducted by Labour Factory Boiler Department and Pollution Control Board under Central Inspection Framework. तो ये याद रखना तो मुश्किल है, पर 18 स्टेट्स ने ना एक सिंगल इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क अपना लिया, इकट्ठा हो जाएगा आपका इंस्पेक्शन। प्लिंथ बेटा वो लेवल रहता है, सब आप बिल्डिंग बनाते हो ना तो वो ज़मीन में वो जो डलता है, क्या बोलते हैं, पिलर्स तो ऊपर रहते हैं तो प्लिंथ डलता है, ये कंस्ट्रक्शन के टर्म्स हैं। प्लिंथ ये कंस्ट्रक्शन होता है, ये मेरे को भी रिसेंटली पता चला जब मैं फ्लैट देखने गया था तो बता रहे थे जब प्लिंथ डलता है फिर उसके बाद यानी कि पूरा बेस तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ। 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने क्या बोला कि हम इंफॉर्मेशन विजार्ड बना देंगे। 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम रख दिया। 16 स्टेट ने 45 दिन में कंस्ट्रक्शन परमिट देने का वादा कर दिया, जिसमें तेलंगाना, असम और तमिलनाडु ने तो और शॉर्टर टाइम 29, 30 एंड 37 डेज रिस्पेक्टिवली रखा। उसके बाद 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ने बोला कि भैया हम 2 सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे देंगे, और 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी कहते हैं कि इतने सारे इंस्पेक्शन की जगह सेंट्रल इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क बना देंगे, एक ही बार इंस्पेक्शन हो जाएगा, सब टीम आएगी, सब इंस्पेक्शन एक साथ करके चले जाएंगे। वैसे चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, जब इसके एमसीक्यू देखोगे ना डिफिकल्ट नहीं है। चलो थोड़ा आगे का देख लेते हैं। 12 states and union territory have merged of payment of court fees and process fees in the single transaction, with some states like Jharkhand, Maharashtra, Gujarat even repealing process fees for the court fees act. यानी कि सर कुछ तो भी इन्होंने ना फीस कम कर दी है, मर्ज कर दी है फीस, कोर्ट को भी फीस देनी पड़ती ना, वो भी मर्ज कर दी। 29 states and union territory have notified a list of white category industries exempt from taking pollution clearance. तो ये खास पॉइंट है कि 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने बोला कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिनको पोल्यूशन क्लियरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, वो पोल्यूशन करती नहीं है तो उनको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो पोल्यूशन क्लियरेंस हर एक के लिए नेसेसरी था, पर 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि ऑलमोस्ट सब ने ही मान लिया कि पोल्यूशन क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है कुछ इंडस्ट्री को। 20 state union territory have implemented online application system, wholesale drug license and retail drug license pharmacy. क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्रग्स के भी केस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो। 18 states and union territory have online system for registration of partnership and society. 20 states and union territory have implemented online system for registration and renewal under the Legal Metrology Act. बेटा अब ये याद आपको करना है, ये आज आपका टास्क है, ठीक है। कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी ने किया ये मत याद रखो, अब इतना याद रखो कि क्या किया है। तो वापस से बोलता हूँ, कोर्ट फीस, पेमेंट फॉर कोर्ट फीस एंड प्रोसेस फीस को मर्ज कर दिया गया है। कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री है जिनको पोल्यूशन क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो बना दिया गया होलसेल ड्रग लाइसेंस एंड फार्मेसीज के लिए। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन कर दिया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो यानी ऑनलाइन सिस्टम है। अब कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी ने किया ये याद नहीं रखा जा सकता, क्या क्या किया रिफॉर्म्स ये याद रखो।
ये तो 17-18 का था, 17-18 का था। अब 2019 का भी देखा जाए, 2019 का भी देखा जाए। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 फॉर स्टेट, अंडरलाइन करना 2019। An 80-point action plan 2019 has been prepared by DPIIT and shared with all states and union territory for implementation of reform। पहले 342 points का था, अभी कम points रह गए। As capacity building initiative, 7 workshop has been conducted in union territories। 8 regional workshop has been conducted in लखनऊ कोलकाता regional basis पर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रीजन में किया था। 8 रीजनल वर्कशॉप कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ का किया लखनऊ में, ईस्ट का किया कोलकाता में, वेस्ट का किया मुंबई में, साउथ का किया बेंगलोर में, गुवाहाटी का किया नॉर्थ ईस्ट में। ये पूछा जा सकता है। 8 वर्कशॉप रखे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, ईस्ट कोलकाता, वेस्ट मुंबई, नॉर्थ लखनऊ एंड साउथ बेंगलोर। और 80 प्लानर, 80 पॉइंट प्लानर लेकर आए। लास्ट देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म एक्शन प्लान। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करना है? अ कॉम्प्रिहेंसिव 218 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड शेयर विद स्टेट गवर्नमेंट विद अ रिक्वेस्ट टू इम्प्लीमेंट द सेम इन डिस्ट्रिक्ट। The action plan is spread across 8 areas: starting a business for construction, urban local body services, paying taxes, land reform enabler, land administration and property registration enabler, obtaining approval, miscellaneous and grievance redressal, paperless court and law and order। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 80 पॉइंट, 218 पॉइंट, सॉरी 80 नहीं 218 पॉइंट की एक लिस्ट दी गई कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इम्प्लीमेंटेशन करो। तो स्टेट लेवल पे तो चल ही रहा है और हर स्टेट गवर्नमेंट को ये 218 पॉइंट की लिस्ट दी गई कि ये चीज़ों को ठीक करना है, जिसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे। देखो आपको समझ में आया क्या? तो चैप्टर इज डन। आई नो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड में लिया है, पर क्या कर सकते हैं, ये डेटा है, ये डेटा याद रखने वाला है, यहाँ पे कुछ सिखाने लायक है नहीं। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको नहीं पता होगी, बस उसके अलावा तो कुछ सिखाने लायक था नहीं इसमें। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई भी डाउट है तो अक्यूमुलेट करके कल लेकर आइएगा। ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया, 3 दिन में अगला चैप्टर भी वी आर गोइंग टू रैप इट अप। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।